तो चर्चा ये भी है कि कृष्ण डुलवारी है, तो ये गोहाना में कैसे सक्रिय हो गए? और छोड़िए भंवर भाई, बाहरी तो आपका विधायक भी है 5 बार से, उसने कैसे बना रहे हो तुम? वो भी तो भैंसवाड़ का है, बड़ौदा विधानसभा का है, फिर उस बार ही नहीं जो बनाने लग रही है तो ये एक और बार ही बन जाएगा, क्या दिक्कत है? बड़ौदा में और गोहाना में कमल खिलेगा और जिसको गढ़ कह रहे हो वो गढ़ टूटेगा। चलो वो तो खैर समय बताएगा। जिसकी 240 सीट आ गई, जो प्रधानमंत्री बन गया, लोग न्यू करे उसने हार गया। देखो ना, कमाल नहीं है। आप 39 पार्टियों के साथ गठबंधन में, वे 26 के साथ गठबंधन में है। अच्छा, नंबरा का गेम रह गया, जी। जहाँ तो वह हारे ना, जहाँ तो हार जीत के रह के। ये भी तो बात अच्छा, ये समझ गया मैं। आपने जो उसका पक्ष लिया ना, वो समझ गया मैं। देखो, अकेले राहुल गांधी को देखो, मोदी के साथ में तो 39 पार्टियां खड़ी। अरे तो हम तो 240 की बात करी, मैंने 292 थोड़ी कही। ईडी जो है बीजेपी के किसी नेता के पीछे क्यों ना लगती, क्यों वहाँ पे क्यों ना जांच करती? चोरी नहीं कर रखी होगी, वो तो बीजेपी का राज जाओगा जब बेरा लग। भंवर भाई आप बताओ, कांग्रेस ने कितना दुष्प्रचार किया पूरी तरह से। आपकी नज़र में था दुष्प्रचार? तो हरियाणा 10 साल का हिसाब मांग रहा है आपसे। हरियाणा नहीं मांग रहा भंवर जी, गलत बात कर रहे हो। हरियाणा को तो हम 10 साल का हिसाब दे रहे हैं, 3 करोड़ की जनता को। फतेहाबाद में दिया जैसे मुख्यमंत्री ने। नहीं, हरियाणा हिसाब नहीं मांग रहा, हिसाब मांग रहे हैं पिता और पुत्र की जोड़ी। अच्छा। अब पिता को लगता है कि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं और मेरे बेटे की मेरे जाने के बाद ये कांग्रेसी जिनकी उन्होंने गत बनाई थी, इतिहास तो अपने आप को दोहराता है ना भंवर भाई। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोया है वो एक दिन तो काटना पड़ेगा ना। जो भजनलाल लड़गेलिया करया था उसने, जो वीरेंद्र डूमर खां गेल करया, जो राव इंद्रजीत गेल करया, वो लोग भूले थोड़ी हैं। तो अब समय आ गया, अब उसको डर लग रहा है कि उसके बेटे न काटेंगे ये लोग, क्योंकि वो अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए चल पड़े। और ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? मर से ये कौन होंगे? हिसाब तो ईडी मांगने लग रही भूपेंद्र हुड्डा पे है, ये नाम ऐड कर दिया ना, तो हिसाब के तो पसीने आ रहे हैं। वह सारे तैयार खड़े हैं हिसाब लेनी है, कागज तो भूपेंद्र हुड्डा साहब उनकी गेलें तैयार कर लो, जड़ा जड़ा साझा जमीना में है। तो मुख्यमंत्री ने 10 साल का हिसाब मना करते करते भी अपने 10 काम गिनवा दिए, जिसमें से 7 कांग्रेस के थे। इस पे क्या कहोगे? अगर कृष्ण डुल को टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप गोहाना में रहेंगे या फिर वापस अपना चंडीगढ़ चले जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर गोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। गोहाना विधानसभा में किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई हैं? करीब 2 से 3-2.5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी नेता अपने सक्रिय हो चुके हैं। राजनीतिक बातें करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के कृष्ण डुल जी। कृष्ण डुल जी, हरियाणा उत्सव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भंवर भाई, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल देख रहे हरियाणा उत्सव के हरियाणा के सभी लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और विशेषकर हरियाणा उत्सव की इस टीम को, जो लगातार सच के साथ और सच्चे मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, इसके लिए आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से साधुवाद। सर, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो किस तरह की पार्टी की तैयारियाँ हैं? हाँ देखिए, पार्टी की तैयारियां पूरी तरह से, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो जिस प्रकार का परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा निराशाजनक नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण और थोड़ा सा हम मिसमैनेजमेंट के कारण 3 सीटें हार गए, अन्यथा हमारा जो स्कोर होना था वो 8-2 जो पहले हमने कहा था वही रहना चाहिए था। तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में कुछ बदलाव किए हैं। कुछ कल ही हमने 5-6 जिलों के अध्यक्ष को बदला है और काम की गति कैसे आगे बढ़े उसके लिए हमने त्रिदेव की रचना और जो पन्ना प्रमुख हैं वहाँ तक और बूथ समितियों के गठन की पूरी तरह से पूरे प्रदेश भर के लगभग 20,000 बूथों पर हमने तैयारियां शुरू कर दी। कृष्ण डुल की गोहाना विधानसभा में किस तरह की तैयारियां हैं? हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और गोहाना में कोई इस प्रकार की बहुत बड़ी हार भी नहीं हुई है। लोकसभा में 214 बूथों में से 96 बूथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो सारा कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए गोहाना में बहुत अच्छा और अनुकूल माहौल है और तीनों के तीनों मंडलों पर समितियां जो हैं वो अपना अच्छा काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हम जैसे सोनीपत सीट हारे तो थोड़ा दुख हुआ, गमगीन हुआ,
लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के जो दौरे हुए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जोश भर दिया और सब लोग जी जान से जुट गए। बात हम गोहाना और बड़ौदा हल्के की करते हैं सर। यहाँ पे बीजेपी के लिए आसान नहीं है, उसके दो रीज़न हैं। नंबर एक, ये भूपेंद्र हुड्डा गढ़ कहा जाता है। नंबर दो, आपके बीजेपी यहाँ पे काम करने में बहुत ही पिछड़ी है विकास कार्यों में। हाँ, हो सकता है, इसको हम इस रूप में देखते हैं, आप इसको गढ़ के रूप में देखते हैं और मैं इसको थोड़ा सा इस रूप में देखता हूँ कि किसी एक नेता का थोड़ा सा यहाँ प्रभाव हमारे मुकाबले ज़्यादा है। और उस कड़ी में अगर हम देखेंगे तो गोहाना और बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद सीट नहीं रही है, चुनौतीपूर्ण है। हाँ, मैंने वही कहा, पर हमने इसके कैटेगराइजेशन कर लिया है और हमने इस कैटेगरी की सीट को जीतने के लिए जो संगठन ने और पार्टी ने और विचार परिवार ने जो तय किया है, उसके परिणाम इसके 2.5 महीने बाद इस बार आपको दिखाई देंगे। और भंवर जी, मैं आज आपको गोहाना में बैठ कर के ये पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार हरियाणा में सोनीपत जिले की इन दोनों सीटों पर, बड़ौदा में और गोहाना में, कमल खिलेगा और जिसको गढ़ कह रहे हो वो गढ़ टूटेगा। चलो वो तो खैर समय बताएगा। नहीं, वो तो तय है, समय तो बताएगा ही और समय ने तो दिखाया भी। अभी देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, भंवर भाई आप बताओ, कांग्रेस ने कितना दुष्प्रचार किया पूरी तरह से। आपकी नज़र में था दुष्प्रचार? मैं परिणाम बताऊंगा ना, हमारी नज़र में नहीं था। आप बताओ, कांग्रेस ने ये कहा, आप अच्छा चलो आप ही बताओ, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार का प्रचार था, आप जैसे पत्रकार भी ये मान रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा का एक भी वर्ग खुश नहीं है? किसान वर्ग, वो आपने बताया नाराज, कांग्रेस ने और आपने दोनों ने बताया, मीडिया ने भी बताया। खिलाड़ी वो नाराज, जवान अग्निवीर से नाराज, सरपंच उनका दुर्व्यवहार किया तो नाराज, पटवारी, कर्मचारी, व्यापारी, यानी और तो और बाद में कौम तक पहुंच गए कि जाट भी नाराज, राजपूत भी नाराज, एससी समाज भी नाराज करवा दिया। झूठ बोल करके कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की अगर 400 सीट आ गई तो संविधान तोड़ दे। मानते हो आप ये बातें हुई? यानी कि आपके द्वारा जो प्रचार किया गया मीडिया के द्वारा, मैं ये नहीं कहता मीडिया स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस थी, मैंने ये नहीं कहा, पर मीडिया भी इस प्रचार में कांग्रेस के साथ थी और ये कहा कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत होगी। उसके बावजूद प्रांत में भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट बैंक मिला और 44 सीटों पर सबसे ज़्यादा जीत हासिल करी, तो हमने करी। फिर कांग्रेस का दुष्प्रचार ही तो कहूँगा मैं इसको। अगर कांग्रेस के प्रति हवा थी, फेवर था, तो क्यों नहीं 8 की 8 जीते, 10 की 10 जीते? तो ये जरूर रहा कि कांग्रेस का किसी एक दो जगह पर ठीक जनाधार था, तीसरी लगातार योजना थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ हमारी कमियां रही होंगी, इसीलिए जनता ने हमारे को 5 सीटें हरवाई हैं। पर ऐसा तो नहीं ना कि जनता ने हमें नकार दिया, जनता ने हमें बराबर का रखा। अगर विन विन पोजीशन देखोगे तो हमारी लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हम आधे पे खड़े हैं और वो लोग पूरा का पूरा झूठ का प्रचार बना करके उसके बाद आधे पर आए। तो हरियाणा 10 साल का हिसाब मांग रहा है आपसे? हरियाणा नहीं मांग रहा भंवरजीत, गलत बात कर रहे हैं। हरियाणा को तो हम 10 साल का हिसाब दे रहे हैं 3 करोड़ की जनता को। फतेहाबाद में दिया जैसे मुख्यमंत्री ने? नहीं, हरियाणा हिसाब नहीं मांग रहा, हिसाब मांग रहे हैं पिता और पुत्र की जोड़ी। अब पिता को लगता है कि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं और मेरे बेटे की मेरे जाने के बाद ये कांग्रेसी जिनकी उन्होंने गत बनाई थी, इतिहास तो अपने आप को दोहराता है ना भंवर भाई। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोया है वो एक दिन तो काटना पड़ेगा ना। जो भजनलाल लड़गेलिया करया था उसने, जो वीरेंद्र डूमर खां गेल करया, जो राव इंद्रजीत गेल करया, वो लोग भूले थोड़ी हैं। तो आप जो बोते हो वो काटने के लिए भी तो तैयार रहो। अब समय आ गया, अब उसको डर लग रहा है कि उसके बेटे न काटेंगे ये लोग, क्योंकि वो अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए चल पड़े। इस पूरे प्रकरण में हरियाणा मांगे हिसाब, कौन लॉन्च कराया है? बेटा लॉन्च कराया ना। हुड्डा साहब तो हिसाब नहीं मांगते। कायदे सर जो आदमी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सब आगे है, हिसाब तो उसने मांगना चाहिए। बेटा पे हिसाब किस बात का मंगवा है? और कौन सा हिसाब? हिसाब हम तो जनता को दे रहे हैं और देंगे, हिसाब तो उनसे लोग लेंगे। कौन लोग लेंगे भाई?
वो किसान, जिस किसान को इन्होंने ये कहा कि हम किसानों की पार्टी हैं, उस किसान का 2 रुपये और 5 रुपये दे करके जो चेक दिया, वो जो अपमान किया था, उसका बदला किसान अब लेगा इनसे। और जो किसानों की ज़मीन को झूठे नोटिस 4 और 6 के दे करके रॉबर्ट वाड्रा को जो ज़मीन दी थी, और उसके तुरंत बाद जैसे ही उसको ज़मीन मिली, वापस लिए नोटिस और उसकी CLU कर दी, लैंड रिलीज करके, और करोड़ों और अरबों रुपए कमवाए। हिसाब लेंगी वो महिलाएं जिस लोकसभा में इन्होंने झूठा आश्वासन दे करके फार्म भरवाए थे, आके 8500 रुपये आपको आपके खाते में मिलेंगे। हिसाब लेगा वो दलित। आपने भी तो किया था कि 15 लाख खत्म आए थे। उसके बावजूद भी सरकार ने मारी थी, आई ना, उसके बावजूद भी जनता ने हमें चुने, हम जबरदस्ती थोड़ी आए हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 76 सालों की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने लगातार तीसरी बार शपथ लिया। तो इसका मतलब हमारे 15 लाख की बात, हमारे तो कोई जुमला था, हमारी कोई झूठ थी, जनता ने स्वीकारी ना। हमको जबरदस्ती कोई तानाशाही करके थोड़ी आए। हाँ, जहाँ ये जीतते हैं तो वहाँ तो EVM खराब होगी या EVM का खेल हो गया। इस बार किसी भी एक पार्टी के दल ने ये कहा कि EVM की गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इनकी थोड़ी सी सीट बढ़ गई, ईब का EVM ना दिखी। और जो हिसाब मांगने की आखिरी बात रह गई थी, हिसाब मांगेंगे दलित। जिस मिर्चपुर में जो कांड हुआ, जहां रात को जिस प्रकार से उस मिर्चपुर गांव में घेर करके उन दलितों के साथ जो अत्याचार किए थे, जिसमें वो एक दलित की बेटी मारी गई थी, हिसाब मांगेंगे वो लोग। हम तो हिसाब दे रहे हैं जनता के बीच में, हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं। और ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले मर से? ये कौन होंगे? हिसाब तो ED मांगने लग रही भूपेंद्र हुड्डा पे है। ये नाम ऐड कर दिया ना, तो हिसाब के तो पसीने आ रहे हैं। वह सारे तैयार खड़े हैं हिसाब लेने। कागज तो भूपेंद्र हुड्डा साहब उनकी गेलें तैयार कर लो, जड़े जड़े साझा जमीना में है। एक बात तो जरूर मैं पूछना चाहूँगा, ED जो है बीजेपी के किसी नेता के पीछे क्यों ना लगती, क्यों वहाँ पे क्यों ना जांच करती? चोरी नहीं कर रखी होगी? वो तो बीजेपी का राज जाओगा जब बेरा लगा। तो इनके राज में मारे कौन से आदमी के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए? राज तो 50 साल कांग्रेस ने कराया है, बीच में आपने भी तो करा हुआ। थोड़ा सा तो हमारे आदमी पकड़े क्यों नहीं? इन्हें मारे राज के बाद इनका राज आया मनमोहन के 10 साल, एक भी आदमी मारा नहीं पकड़ा। कौन पकड़ेगे? कालमाड़ी, ए राजा, कानीमोजी, कौन थे? वह बीजेपी के थोड़ी थे, वो तो कांग्रेस के टाइम के नेता थे। और सुनो, अभी भी या तो कांग्रेस इस बात को स्वीकार करे कि ED और CBI का 50 सालों से उन्होंने दुरुपयोग किया है। अगर उन्होंने दुरुपयोग किया है और इन संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, तो हो सकता है भाजपा भी कर रही है। ये कैसी बात हुई? अगर हमारे टाइम में तो CBI ED खुली उड़त बात थी, और भाजपा का राज आते हैं इनके मुंह से बोलते हैं। ये दोगली बात जनता नहीं बर्दाश्त करती। इसीलिए इस प्रकार इस बार इनकी ये हालत हुई है। और कमाल देखो भंवर भाई, पप्पू उसने वैसे ही नहीं कहते, वो दिल से पप्पू है, सच बात मानो। आप देखो 99 सीट 90 सीट आई उसकी, सब ने रुक के मारे 90 वाला तो नुका मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जिसकी 240 सीट आ गई, जो प्रधानमंत्री बन गया, लोग न्यू करे उसने हार गया। देखो ना, कमाल नहीं है। आप 39 पार्टियों के साथ गठबंधन में, वे 26 के साथ गठबंधन में है। अच्छा, नंबरा का गेम रह गया, जहाँ तो वह हारे ना, जहाँ तो हार जीत के रह के। अच्छा, ये समझ गया मैं। आपने जो उसका पक्ष लिया ना, वो समझ गया मैं। देखो, अकेले राहुल गांधी को देखो, मोदी के साथ भी तो 39 पार्टियां खड़ी। अरे तो हम तो 240 की बात करी, मैंने 292 थोड़ी कही, मैंने 292 नहीं कही ना, 240 तो मारी है, एक भी पार्टी की किसी की नहीं है। उनमें से 292 में से 240 मारी है, और 240 में तो 90 उनकी है। मैंने तो अपनी उनकी बात करी है, गठबंधन और सहयोगी दल की तो बात नहीं करी। और अगर ऐसी एथिक्स की बात कर रहे हो, तो आम आदमी पार्टी की और इनकी किस प्रकार का गठबंधन है? आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हुआ था, और कमाल देखो उनका गठबंधन हो रहा है। हम अपने क्षेत्र चुनाव में आ जाते हैं, हरियाणा के अंदर आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री ने 10 साल का हिसाब मना करते करते भी अपने 10 काम गिनवा दिए, जिसमें से 7 कांग्रेस के थे। इस पे क्या कहोगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं चूक रही। उस चूक पर हमने फतेहाबाद के जो DPRO आत्मा सिंह जी थे, उनको सस्पेंड कर दिया है कि क्यों और किस प्रकार की भावनाओं में बह करके या किसके बहकावे में आ करके उन्होंने वो गलत प्रेस नोट माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया।
और मुख्यमंत्री जी को तो जो है डीपीआर के माध्यम से दिया जाता है वो पढ़ देते हैं, कई बार पूरा ध्यान नहीं रहता। इसमें मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी की को गलती है, ये थोड़ी बहुत एक टेक्निकल चूक थी जिसकी जांच हो रही है, बात सामने आ जाएगी। तो चर्चा ये भी है कि कृष्ण डुलबारी है, तो ये गोहाना में कैसे सक्रिय हो गए, क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई बात है। हमने तो हरियाणा एक और हरियाणवी एक का संदेश दिया है, और अगर ये बात करोगे तो नरेंद्र मोदी जी भी बारी हैं, बनारस से लड़ रहे हैं। अगर ये बात करोगे तो मनोहर जी भी बारी हैं, करनाल से लड़े, करनाल से उनका क्या था। और छोड़िए भंवर भाई, बाहरी तो आपका विधायक भी है 5 बार से, उसने कैसे बना रहे हो तुम? वो भी तो भैंसवाड़ का है, बड़ौदा विधानसभा का है, फिर उस बारी नहीं जब बनाने लग रही है तो ये एक और बारी बन जाएगा, क्या दिक्कत है? जब बारी ही नसीब है गोहाना को तो बारी ये तो मन लग रहा है। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूँ, बाहरी और अंदरूनी कोई विषय नहीं होती, सिर्फ सोच होती है। हमारी सुषमा जी यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीत पाई और विदिशा से जाकर के लगातार सांसद बनी। ये पार्टी का चुनाव है, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी जगह चुनाव लड़ा सकती है। मैं हरियाणा का होकर के आसाम से चुनाव लड़ सकता हूँ। और आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे तो प्रधानमंत्री भी फिर बारी थे कांग्रेस के, तो कहाँ से सांसद थे राज्यसभा के? आसाम से। रहने वाले कहाँ के थे? पंजाब के। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में दल चुनाव लड़ता है, दल में कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं को एफिशिएंसी के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से भेज दिया जाता है। साहब, अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है तो आपकी जीत के समीकरण क्या रहेंगे गोहाना में? गोहाना की जनता जिताएगी। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। लगभग 70 करोड़ रुपए के काम मैंने गोहाना की विधानसभा के जिन जिन सरपंचों ने जो मुझे काम दिए वो मैंने कर दिए हैं। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है इस बात का कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे इस लगभग 1 साल के कार्यकाल में जिन सरपंचों ने मुझे जो काम दिए थे, उनमें से मैं कोई आज एक ऐसा गांव नहीं जिसमें मैंने हर गांव में कम से कम 2 काम ना करवाए हों। और काम भी चल रहे हैं, प्रोग्रेस में है, काम होंगे, लगातार होंगे। गोहाना की जनता के लिए कृष्ण डुल जो है अब 4 दिन यहाँ बैठना शुरू कर दिया है। वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार 4 दिन मैं गोहाना में महम रोड पर गजराज हॉस्पिटल के सामने जो मेरा ऑफिस खोल दिया है, और सेक्टर 7 में 629 नंबर मकान मैंने ले लिया है। तो मैं गोहाना की जनता के बीच में रहता हूँ। कृष्ण डुल की प्राथमिकता क्या रहेगी? 2-3 प्राथमिकताएं हैं जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए गोहाना के इलाके को देखते हुए। नंबर 1, इसको जिला बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा कर दी। नंबर 2, पश्चिमी बाईपास जो बड़ौदा के उधर से जाता है, उस पर कुछ टेक्निकल हिस्ट्री ज़मीन को एक्वायर को लेकर के वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बाईपास के निर्माण का कार्य इस विधानसभा चुनाव से पहले कर देंगे। और 2 और जो बड़ी मेरी नज़र में आए, ये महम रोड और बड़ौदा रोड पर जो फाटक है, इन पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, उन पर एक रेलवे ओवरब्रिज होना चाहिए। बाकी कोई और बड़ी समस्याएं जो लोगों के माध्यम से मेरे पास आएंगी वो हम करवा रहे हैं लगातार। हाँ, वो एक सेक्टर 2 जो सेक्टरों का ड्रा होना है, जो हमारे नए सेक्टर कटने, जिसकी शायद लंबे समय से लोग इंतज़ार करें, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके भी मैं ड्रा जो है वो इस चुनाव से पहले करवा दूँगा। गोहाना की जनता को क्या संदेश दें? मेरी गोहाना की जनता को मेरी तरफ से सिर्फ इतना संदेश है कि आओ हम सब मिल कर के हमारे गोहाना का विकास कैसे हो, गोहाना में लोग शांति प्रिय ढंग से रहें, हम सब मिल कर के अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, इस जगह को आगे लेकर के जाएं। और एक और चीज़ जो मैं आपको भंवर भाई बताना चाहता हूं, आने वाला समय गोहाना का है, क्योंकि अगर आप दिल्ली के पैराफेरी में देखोगे तो उधर दिल्ली से रोहतक तक कवर हो गया है, इधर सोनीपत और खरखोदा कवर हो गया। तो जो अगला फ्यूचर है इस बाईपास के कारण, और ये जो नया बाईपास निकल लग रहा है, इनके कारण गोहाना का भविष्य जो है वो उज्जवल है। और गोहाना के व्यापारियों के लिए भी मैंने पिछले दिनों 2-4 बार संदेश दिए थे, उनको उनके बीच में बैठा हूँ, रहा हूँ, उनको भी ये कहा है कि सद्भावना के साथ मिलकर आप अपना व्यापार करिए, कोई भी आपको आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी आपको तंग नहीं करेगा। कृष्ण डुल आप सब गोहाना वासियों के लिए चौकीदारी का काम करेगा, मैं आपका चौकीदार हूँ, आपके साथ खड़ा। अगर कृष्ण डुल को टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप गोहाना में रहेंगे या फिर वापस अपना चंडीगढ़ चले जाएंगे? नहीं, संगठन ने भेजा हुआ कार्यकर्ताओं को, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, स्थानीय लोग चुनाव लड़ते हैं अपने तरीके से। जब बाहर के कोई आदमी उस इलाके का नहीं होता, उसको पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भेजा जाता है,
तो वो निश्चित तौर पर वहाँ रहने के लिए आता। मैंने तो आवास भी ले लिया है, दफ्तर भी खोल लिया है, तो जाने की तो कोई जगह नहीं। बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, दोनों नौकरी करते हैं, समाज सेवा के लिए मैं आगे आया हूँ, अपनी मर्जी से मैंने ये चुना है, तो भाग के कहाँ जाऊँगा। अगर चंडीगढ़ गया तो अभी भी 3 दिन तो चंडीगढ़ जाता हूँ, कल को आरोप लगाएंगे कि 3 दिन तो चंडीगढ़ रहता है। जनता है, 3 दिन में इसलिए चंडीगढ़ जाता हूँ कि जो 4 दिनों में इनके काम होते हैं वो काम सरकार से करवाने होते हैं। डायरेक्टरेट में जाना है, मुख्यमंत्री के कार्यालयों में जाना है, उनके कागजों की पैरवी करनी है, तब जा कर के काम होंगे। मतलब काम आया, उसका एग्जीक्यूशन के लिए तो चंडीगढ़ जाना ही पड़ेगा। तो बाद में भी चंडीगढ़ तो जाएंगे, विधायक बनने के बाद भी चंडीगढ़ जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो भी चंडीगढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं बनेंगे चंडीगढ़ तो फिर भी जाएंगे, रहेंगे गोहाना में। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने जनता के जो सवाल थे हरियाणोत्सव के माध्यम से सभी सवालों का जवाब दिया। और मैं समझता हूँ आपकी जो क्वेश्चन की क्वेरी थी कृष्ण ढुल से लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह के अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणोत्सव के साथ। नमस्कार।